नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग सर एक बार फिर से आपके बीच हूँ ज्योग्राफी की एक और क्लास के साथ। पिछली क्लास में आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर को भली प्रकार समझ लिया होगा। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास आपकी 25 से 30 मिनट की हो और जिसमें सही मटेरियल आप तक चला जाए, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएं। निश्चित रूप से पिछली क्लास से आपको लाभ मिला होगा। इस क्लास में हम आज अक्षांश देशांतर से आगे की बात करेंगे, यानी अक्षांश देशांतर का भारत में क्या प्रयोग है उसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अक्षांश देशांतर के बारे में जान लिया था ना। अक्षांश रेखाएं 179 और वो 360 होती हैं। दिशाएं मानी थी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी प्रकार से लेते हैं। लेकिन अब हमें जानना है कि भारत में, तो अभी हमारा टॉपिक क्या है जरा उसे देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक है भारत की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, भारत की अक्षांशीय स्थिति, यानी अगर हमें किसी को भारत भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे। समझ रहे हैं, इस मैप पे कैसे भेजेंगे। देखो तो सीधी बात है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पृथ्वी दो तरह के गोलार्ध में बटी है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। आज हम एक और गोलार्ध के बारे में जानेंगे। ये देखो पहला देशांतर है ना। ये क्या है, पहला देशांतर है। और इसके ठीक पीछे कौन सा होगा, 360 देशांतर होगा। क्योंकि इस तरीके से 1 2 3 4 गिनते हुए जाते हैं तो पीछे तक कुल अक्षांश देशांतर कितने होते हैं, 360। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान से सुनना कि ये पहले देशांतर से यहां से हम पृथ्वी को अगर ऐसा ऐसा दो भागों में काट दें, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा बीच से काट दे। इस बार ऐसा नहीं, ऐसा काट दे, यानी देखो ना कैसे बना दे, इसके दो गोले ऐसे बना दे। समझ रहे हैं ना, पृथ्वी को कितने बार काट चुके हैं, है ना। बिल्कुल एकदम हृदयाक्ष वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन हम लोग अच्छे के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं, पाप नहीं लगेगा, है ना, निश्चिंत रहना। देखो ऐसे दो भागों में कट गई ना। अब देखो इधर कितने होंगे, 360 का आधा कितना होता, 180। 180 देशांतर इस पे होंगे, 180 देशांतर इस पर होंगे। तो देखो बच्चों ये भी तो दो गोलार्ध हो गए, एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध। अब अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगी, पहले पिछली वाली देख के आओ, है ना, तब ये समझ में आएगी। ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। बोलो सही कहा कि नहीं। अब इसलिए हमारी पृथ्वी तो इस लिहाज से पूर्वी गोलार्ध में हो गई। किधर हो गई, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पूर्व दिशा हमेशा इधर लेते हैं। और अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। क्या लिखेंगे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। बोलो बात समझ में आ गई। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है, पूछ देता है, बताओ भारत किस गोलार्ध में है, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, है ना, या फिर दक्षिण उत्तर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसे पूछता है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बोलो बात क्लियर हो गई, स्थित है। अब यहां से हम देखेंगे अक्षांश, ये तो पता चल गया कि ये इस गोले में यहां है। कैसे, अब यहां पर हम खड़ा है कोई व्यक्ति, उसको बताना है भारत जाना, तो ये हम आपको बता देते हैं कि विषुवत रेखा से 8वीं लाइन पे, विषुवत रेखा से 8वीं लाइन पे भारत मिलना स्टार्ट हो जाता है। देखो कैसे, यहां से अगर चलना स्टार्ट कर दिए, यहां कहीं पर नीचे है ये विषुवत रेखा, यहां पर क्या है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। यहां से ऊपर बढ़ेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही 8वीं लाइन पर पहुंचो
तो मान लेना आपने कन्याकुमारी में पैर अपना रख दिया है, तो ये कौन हो गई? 8 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 8 डिग्री अक्षांश। बोलो किस दिशा में बढ़ रहे हो? उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बोलो क्लियर हो गया? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां से बोलो कहां तक? अब खत्म तो नहीं हुआ ना, यहां से बताया गिन के जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहां तक पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन खत्म नहीं हुआ है, यहां से भारत कहां तक मिलेगा? तो ऐसा 9 10 11 15 20 25 गिनते गिनते जाएगा ना, तो उसको क्या बता देना है कि जब तुम भारत को छोड़ रहे होगे, भारत से कदम बाहर रख रहे होगे, तो वहां पर जो अक्षांश, यहाँ आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं, ये क्या होगा? 37। कितना होगा? 37। किस दिशा में? ये भी उत्तर, उत्तर को नॉर्थ भी कहते हैं, तो यहाँ नॉर्थ है, 37 नॉर्थ। 8 उत्तरी से 37 उत्तरी तक क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। समझ गए ना? क्या कहेंगे अक्षांश को? लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। 8 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से 37 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड तक भारत का विस्तार है। लेकिन वही समस्या, वो यहां से गिन बढ़ा तो देशांतर भी, जैसे ये है ना 1 2 3 4, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या स्थिति है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसको भी अभी देख लेंगे। ये देखो यहां, अब ये दिशा तो समझ गए, हटा देते हैं। यहां पर देखो ये होता है 68। क्या है? 68, 68। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व में। किस दिशा में जा रहे हैं? पूर्व में। पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्ट। ईस्ट। और खड़े खड़े को क्या बोलेंगे? हमने बोला था ना, लेटे हुए लैटिट्यूड, खड़े हुए लॉन्गिट्यूड, लेकिन रहेगा तो वही ही लॉन्गिट्यूड भी। तो 68 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आपकी भारत की स्थिति शुरू हो जाती है, और यहां पर जाकर के भारत खत्म हो जाता है, सीमा समाप्त हो जाती है। और ये क्या है? ये है 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। या यहां हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वहां जगह कम थी ना इसलिए लिखा। पूर्वी देशांतर। बहुत ही आसान उत्तर। याद हो गया? बोलो भारत कहां से कहां तक मिलता है इस नक्शे में? अक्षांशीय रेखाओं में 8वीं लाइन से 37वीं लाइन तक मिलता है, और देशांतर में 68वीं लाइन से 97वीं लाइन तक मिलता है। बोलो याद हो गया? 8 37 68 97। उत्तर उत्तर पूरब पूरब। ठीक है, क्योंकि हम तो पूरब में है ना इन लोगों से। अब देखो कुछ पॉइंट और हैं, जैसे 8.6। क्या है? 8.6, 37.4। इतना याद करोगे तो थोड़ा और कर लेना, है ना। जैसे 68.7 है, 97.25 है ना। आपने अगर हमारे साथ लिखने का प्रयास किया होगा तो जगह नहीं छोड़ी होगी, है ना, लेकिन हमने पहले से छोड़ के रखी थी ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। एकदम से बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये धीमे धीमे क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारे भारत की मुख्य भूमिका, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। लेकिन ये तो मुख्य भूमिका हुआ है ना। अभी तो भारत का राजनीतिक विस्तार कुछ द्वीपों पर भी होता है, तो कुछ द्वीप हमारे आगे तक निकल गए हैं। जरा इन द्वीपों के बारे में देखते हैं। ये हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना? कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहां पर ये पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये
तो देखो ये यहाँ पे ये वाला जो द्वीप है ना, ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप है, और इस द्वीप का हम सिर्फ अभी आपको नाम बताएंगे, सभी पे चर्चा होगी अपनी। ये उत्तरी अंडमान है, बीच में ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान है ना। ये वाला है कार निकोबार, कार निकोबार, सॉरी ये है ग्रेट निकोबार, ये कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। देखो ग्रेट निकोबार जो ये द्वीप है, यहां तक हमारा विस्तार है, हमारा राजनीतिक विस्तार, हमारा ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो हो गया अगर परीक्षा में पूछे कि मुख्य भूमि का विस्तार, लेकिन कभी कभी पूछता है पूरा बताओ, तो हमें यहाँ का भी याद रखना पड़ता है। बस कुछ नहीं है, एक और अतिरिक्त फैक्ट बस याद करना है। यहां से एक लाइन गुजरती है, एक पॉइंट यहां मिस्टेक हो गया है, 8.6 नहीं होता, 8.4 होता है। जब लिखा जिन लोगों को आ रहा होगा वो लोग यहाँ पर चौंक गए होंगे कि ये क्या, ये तो गलत लिख रहा है। ये क्या घंटा पढ़ाएगा भाई, गलत लिख रहा है। ठीक है ना, ये 4 होता है। ठीक है, यहां पर 6.4 उत्तरी अक्षांश। बोलो क्लियर हो गया। 6.4 उत्तरी अक्षांश। तो देखो अगर मुख्य भूमि पूछे तो यहां से यहां बतानी है, अगर पूरा पूछे तो यहां से यहां बता देना, बात खत्म। ये हो गया। अब इन बिंदुओं के, इन सभी छोरों के, ये हमारा देखो ना, इससे बिल्कुल बाहर कुछ नहीं, इससे उधर बाहर कुछ नहीं, तो ये लास्ट पॉइंट जो है इनके नाम रखना जरूरी है। चलो इनके नाम रख देते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट का नाम देखो, ये अरुणाचल पड़ता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं कीबूथी। क्या कहते हैं? कीबूथी। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो गया? कीबूथी हो गया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलो क्या हो गया? इसको बच्चों गौहर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौहर माता कहते हैं। कच्छ में पड़ता है, गुजरात के में। ये ऊपर वाला देखो, इसको इधर क्या लिखे हैं ये तो आपको दिखेगा नहीं, यहां लिख देते हैं। इसको कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, ये दिख रहा है। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कौल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ये जो ग्रेट निकोबार पर सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है, इसको बच्चों पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखना, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहलाता है। लेकिन याद रखना 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये डूब गया था, तब से अब तक डूबा ही है। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। और एक जान लो, किबुथी वलांगू, ये क्षेत्र है कौन सा? वलांगू, यहां पर पड़ता है, एक बार परीक्षा में आया है ये। तो ये देखिए पूरा क्लियर हो गया। यहां हम लिख दें भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और देखो फटाफट अक्षांशीय विस्तार, ये सारी चीजें आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखो क्या लिखे, बिल्कुल क्लियर है सब। अक्षांशीय विस्तार दो तरीके से आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, पेपर कठिन नहीं आता, पेपर आता कंफ्यूजन वाला, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला देखो मुख्य भूमि। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4, 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी। बोलो याद हो गया। और द्वीपों सहित, द्वीपों सहित ऐसे पूछ सकता है, या संपूर्ण ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, या कैसे पूछ सकता है? संपूर्ण ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये देखो दोनों कंडीशन में, संपूर्ण में क्या होगा?
ये फिर यहां से हो जाएगा 6.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी। यहां से यहां मुख्य भूमि तो यहां से यहां, द्वीपों सहित तो यहां से यहां, ऊपर का तो कुछ नहीं बदलता, सिर्फ एक जगह बदल रहा है, वो द्वीपों है इसलिए चक्कर पड़ता है, बाकी सब फिक्स है। अब क्या है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है ना, देशांतरीय भी तो होता है। तो देशांतरीय विस्तार सिंपल है, कहां से कहां तक याद करेंगे, 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। बिल्कुल आसान, एकदम चीजें ये आपको याद रहनी चाहिए। भारत का पूर्वी देशांतर, भारत का पश्चिमी अक्षांशीय विस्तार हो गया, भारत का देशांतरी विस्तार हो गया, और भारत की किस गोलार्ध में स्थिति है ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ देखो, एक चीज और याद रखना हमेशा, ये संभवतः हमने आपको पिछली क्लास में बताने से छूट गया था, है ना, वो लास्ट में वीडियो कट हो गया था, इस वजह से एक बात छूट गई थी, या अक्षांश देशांतर की बता देते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी समान रहती है लेकिन आकार समान नहीं रहते, जबकि देशांतर रेखाओं के आकार समान रहते हैं लेकिन दूरी समान नहीं रहती, क्योंकि इनकी दूरी विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर घटती जाती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां होती है, बीच में विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है ना, कैसे जरा देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इधर बना के दिखाते हैं। ये पृथ्वी है, ऐसे गया, ऐसे गया, अब देखो ये दूरी देखो, और फिर ये दूरी देखो, फिर ये दूरी देखो, तो यहाँ ध्रुवों पे क्या है, कम है, और बीच में ज्यादा है। ये पिछली क्लास में एक पॉइंट छूट गया था, क्योंकि हमें पीछे से इशारा किया गया कि 25 मिनट हो गए हैं, बस क्लास को यहीं रोका जाए। तो हमें बाद में याद आया कि ये एक पॉइंट रह गया, और पॉइंट कोई रहना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। अक्षांश और देशांतर की विशेष बात क्या है, याद रखेंगे। पहला, अक्षांश, ये पूछ दिए जाते हैं, हमने कहा ना पेपर कंफ्यूजिंग बनता है। अक्षांश के बारे में क्या, आकार बदलता है, छोटे बड़े होते रहते हैं, विषुवत रेखा सबसे बड़ी, ध्रुव सबसे छोटे, आकार बदलता है परंतु क्या नहीं बदलता, बीच की दूरी नहीं बदलती, वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, बीच की दूरी नहीं बदलती। लेकिन जब अक्षांश की बात, देशांतर की बात करते हैं, तब देखो क्या होता है, देशांतर, देशांतर में क्या होता है कि ये सर्वाधिक बीच की दूरी, सर्वाधिक बीच की दूरी, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों के ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ये फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, बीच की दूरी घटती जाती है, बीच की दूरी घटती जाती है। लेकिन खास बात क्या है, ये याद रखना, समय पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी घटती जाती है। हाँ, एक चीज और क्या, आकार इनका समान होता है, सभी का आकार कैसा होता है, समान होता है। ये अक्षांश के बारे में एक बात, और देशांतर के बारे में छूट गई थी। अक्षांश का आकार नहीं बदलता है, आकार बदलता है, बीच की दूरी नहीं बदलती है। लेकिन देशांतर में हमने आपको अभी बताया ना, इनके बीच की जो दूरी है वो यहां सबसे ज्यादा होती है,
और यहाँ कम होती है, लेकिन इससे समय नहीं बदलेगा। तो 4 मिनट की कहानी है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि घूमती तो पूरी पृथ्वी है ना। ये जल्दी पार होगा, वो थोड़ा स्लो है, लेकिन समय बराबर ही लेंगे दोनों के दोनों, है ना। ये रीजन है कि बीच की दूरी जो है वो तो 4 मिनट में ही पार होगी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, क्योंकि इसको घूमने के लिए बड़ा सर्कल चाहिए, इसको छोटा चाहिए। बोलो बात क्लियर हो गई। चलो इतना आपके लिए पर्याप्त है अक्षांश देशांतर का। और ये आपने भारत का जान लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसे फिर हम बिगाड़ देते हैं। देखो अब ये अक्षांश देशांतर की कहानी समझ, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप बता सकते हैं नीचे, या आपको लगता है कि कोई फैक्ट ऐसा है तो आपको कुछ और पता है, बोर्ड पे कुछ और लिखा जा रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी कमेंट पढ़ेंगे, सबका उत्तर देंगे, है ना। तो ये देशांतर की कहानी हो गई। अब हम लोग अपने देश के किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो सबसे पहले बाहर बाहर से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर बाहर से। अक्षांश देशांतर आपने जान ही लिए हैं, ठीक है, तो इनको भी हटा देते हैं, ये आपको पता चल ही गए, है ना। तो इनको हटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बस काफी है, इससे लिखने की और जगह मिल जाएगी। अब देखो जरा हमारे आसपास पानी कौन है, तो ये देखो क्या है, ये है अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है, ठीक है। भारत के पूर्व में क्या है, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बोलो बात क्लियर हो गई। भारत के दक्षिण में कौन सी जलराशि है, तो बच्चों यहां पर हिंद महासागर है, एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पे है, हिंद महासागर। अब ये क्या अलग अलग है, नहीं अलग कुछ नहीं है, वही सब हिंद महासागर का ही पानी है, वही इधर भरा है वही इधर भरा है। उस समय के व्यापारी लोगों ने ये अलग अलग नाम दे दिए हैं, ये बंगाल की खाड़ी बना दी, इधर अरब देश है तो ये अरब सागर बना दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कुछ खाड़ी और होती हैं, तो पहले तो आप ये जानो खाड़ी क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम अंदर चलें, कुछ टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है वो लोग देखो कि खाड़ी क्या होती है। जब कोई ऐसी जगह हो जो जगह तीन तरफ से जमीन हो, तीन तरफ से स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, और ये भी स्थल है, लेकिन बीच में ये पानी है पूरा, ये क्या है, पानी है। तो ये जो जलराशि यहां एक तरफ से है, तीन तरफ के बीच में, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी संरचना खाड़ी कहलाती है। बोलो दिमाग में बैठ गया, ये क्या कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। इसके और एक चीज देखिए, खाड़ी तो हिंदी में खाड़ी होती है, लेकिन इंग्लिश में इसके दो नाम होते हैं। एक तो इसको क्या कहते हैं, बे कहते हैं, और एक इसको गल्फ कहते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। देखो क्या पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी, इंग्लिश में बोलो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर देखो ये खाड़ी है, स्थल स्थल स्थल, बीच में पानी, खाड़ी, तो ये भी क्या होनी चाहिए, बे ऑफ खंभात होनी चाहिए, ये खंभात की खाड़ी है ना, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, गल्फ ऑफ खंभात। तो इन दोनों में अंतर है। बे का मतलब क्या होता है, खुला मुहाना, खुला मुहाना, जहां पर खुला मुहाना है वो क्या है, बे है, और जहां पर मुहाना जो है वो सकरा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, गल्फ होती है। सकरा मुहाना गल्फ, खुला मुहाना बे। बोलो समझ गए। इसी वजह से ये बंगाल की खाड़ी है। अच्छा आप सोच रहे होंगे इधर जमीन है इधर जमीन, इधर भी बच्चा जमीन है ना, यहाँ बना नहीं, यहाँ म्यांमार है, नीचे यहाँ पर थाईलैंड है, नीचे इधर इंडोनेशिया है, तो ये पूरी ऐसी जमीन है इधर, है ना, बीच में ये पानी भरा है, तो इसलिए ये खाड़ी कहलाती है। अब देखो ये वाली कौन सी है, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी, है ना। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो बोलो ये जगह क्या कहलाती है, खंभात की खाड़ी, और इंग्लिश में हमने बताया गल्फ ऑफ खंभात, ये हो गई
खंभात की खाड़ी कुछ नहीं है, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है यहाँ खंभात, उसी के नाम पे से खंभात की खाड़ी कह दिया, खाड़ी है नाम इसका दे दिया। ये कच्छ का इलाका है, खाड़ी ये भी दिख रही होगी, तो इसको भी एक नाम दे दिया, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो कितनी खाड़ी है हमने कहा ना, देश में अंदर जाने से पहले बाहर पहला पूरा घूम लेंगे। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। क्या कोई और खाड़ी है? हाँ, और होती है। इधर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। इधर कौन सी खाड़ी पड़ती है? मन्नार की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गया? वैसे तो इधर भी एक वेलिंगटन खाड़ी पड़ती है केरल के पास, लेकिन उसको अभी यहां नहीं देखेंगे। और यहां देखो, ठीक है, आ, आ, ये हो गया। इधर एक और पड़ती है पाक की खाड़ी, इधर पड़ती है पाक की खाड़ी। क्या होगी? पाक की खाड़ी। और यही नीचे हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात पूरी आपको। ये हमारी जल संरचना खाड़ी है। अच्छा, एक चीज जानना चाहो तो और जान लो, देखो बता देते हैं कि खाड़ी के ठीक उल्टी संरचना क्या होती है। अगर कहीं ऐसा आपको मिल जाए, बिल्कुल इसकी उल्टी संरचना मिल जाए, ये हो स्थल और तीन तरफ हो जल, तीन तरफ जल हो, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तो ये स्थल को क्या कहेंगे? इसे कहते प्रायद्वीप। जल जल जल, ये स्थल, ये क्या? प्रायद्वीपीय भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, इसी वजह से। बोलो, बात समझ में आ गई? ये अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर इसको नोट्स में लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको बिगाड़ने वाले हैं। तो ये तो हमने यहां से इसको साफ कर दिया। ठीक है, हिंद महासागर भी बेचारा बलिदान हो गया। तो ये खाड़ी वगैरह आपको सब समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस पे ज्यादा घचपच दिखाई ना दे, ये अपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, इसलिए हम इन्हें भी अभी हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ साफ दिखता है। अरब सागर समझ में आ गया ना, बंगाल की खाड़ी भी समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट में सब आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, कुछ किनारे के राज्यों पे बात करते हैं। ये तो किनारे की बात हो गई ना, अभी द्वीपों की चर्चा हमने छोड़ दी है। अब हम लोग तटीय राज्य देखेंगे, थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत के अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस चीज को, या सिर्फ एक हेडिंग क्या डाल दें? तटीय राज्य, तटीय राज्य। ठीक है, देखो तटीय राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला तटीय राज्य देखो यहां पर पड़ता है, और इस तटीय राज्य का नाम है गुजरात। समझ रहे हैं? इस तटीय राज्य का नाम क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद एक और तटीय राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक और तटीय राज्य है, इसका नाम, ये महाराष्ट्र थोड़ा हमने छोटा कर दिया है, इसको पूरा इसका अधिकार देते हैं, ये महाराष्ट्र। इसके बाद ये कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य पड़ता है, गोवा। ठीक है, ये क्या हो गया? गोवा हो गया। इसके नीचे देखो यहां पर केरल, और केरल के ऊपर है तमिलनाडु। ठीक है, ये इधर केरल के बगल में क्या है? तमिलनाडु है। इधर बीच में तेलंगाना पड़ता है, लेकिन तेलंगाना से हमें कुछ खास लेना देना है नहीं, तो हम तो अपनी चीज देखेंगे। इधर कौन पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, या पूरा पूरा लिखने की जगह या पूरा लिख देते हैं। कौन है? आंध्र प्रदेश है। ये कौन है? तमिल है। ऊपर बोलो कौन है? उड़ीसा है। ऊपर कौन पड़ता है? इधर उड़ीसा है। ये कौन है?
उड़ीसा। और उड़ीसा के ऊपर एक और राज्य मिलता है, इसको हम अलग कलर से बना देते हैं। ये देखो, ये राज्य एक पड़ता है, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो देखो, तटीय राज्यों को आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं पश्चिमी राज्य और एक को हम कहेंगे पूर्वी राज्य। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं इनमें। एक तरफ देखो गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है। ठीक है। इधर देखिए पश्चिम बंगाल है ना। आप मैप में देखते जाइए, हम इधर लिखते जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है और उसके नीचे तमिलनाडु है। ये हैं भारत के तटीय राज्य। ठीक है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी इसके किनारे पड़ते हैं, जैसे इधर दमन दीव पड़ता है, ये भी किनारे पर है। ठीक है। और मुख्य भूमि पर इधर देखिए पास में जो है यनम माहे कराईकल में से कुछ जिले इधर किनारे पड़ते हैं। तो ये भी जो है दो केंद्र शासित प्रदेश मुख्य भूमि पर ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो ऐसे और हैं जो समुद्र में है, यानी एक बंगाल की खाड़ी में है और एक जो है इधर ये आपके अरब सागर में है, जिनके पास समुद्री सीमा है। तो हमारे कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी समुद्री सीमा है ना। क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इन सब चीजों को हम आगे की क्लास में सेट कर देंगे। फिलहाल हम आपको कुछ आंकड़े यहां से याद कराएंगे। तटीय राज्यों की कुल संख्या हो गई 9। इधर कितने हो गए गिनो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पश्चिमी राज्य 5, पूर्वी राज्य 4, है ना। अब देखो कुछ इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी ये सब आंकड़े हम अभी आपको बाद में बताएंगे कि ये लंबाई कितनी है, ऊपर की लंबाई कितनी है, टोटल कितनी है, संख्या बाद में। कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे हम इसमें आपको बताएंगे, एक तो तट किसका क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट बात। बाहर ज्यादा घूमेंगे ना तो पहले देखेंगे किसका तट क्या कहलाता है, और दूसरा चीज यह देखेंगे कि क्या समुद्री सीमा के साथ साथ किसी के पास स्थल सीमा भी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो गुजरात, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राज्य हैं जिनके पास जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। इधर पाकिस्तान पड़ता है और ऊपर ये बांग्लादेश पड़ता है ना। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा में दो देशों से सीमा ये लोग बनाते हैं और साथ में जलीय सीमा भी रखते हैं। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल क्या लिखेंगे? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा, ये दो राज्य रखते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई, है ना। अब देखो और क्या है, सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। अच्छा, लंबी में गुजरात के बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। सबसे छोटी में, ये सबसे छोटी, सेकंड सबसे छोटी कौन है? पश्चिम बंगाल है। बोलो याद कर लेंगे इस चीज को। अभी हम लिख भी देंगे सब कुछ, लेकिन ये भी बता दिया। अब हम महत्वपूर्ण तौर पर क्या लिखेंगे? तटों के नाम। तो सबसे पहले गुजरात का तट क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपको शायद दिख रहा होगा। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात का तट क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों का तट शामिल अवस्था में है और इस शामिल अवस्था वाले तट को कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया।
ये महाराष्ट्र गोवा का सम्मिलित तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कर्नाटक का तट क्या कहलाता है बच्चों? मंगलौर तट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मंगलौर, दो ना लगाए एक ही, मंगलौर तट क्या कहलाता है। ठीक है, और केरल का तट तो आप सभी लोगों को खूब पता है, जहां मानसून सबसे पहले बारिश करता है, मालाबार तट कहलाता है। तटों के नाम याद कर लो, है ना। हम आपको कोई आंकड़ा नहीं दे रहे, भी सिर्फ जो है महत्वपूर्ण बातें ही बता रहे हैं। गुजरात का तट काठियावाड़ कहलाता है, महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण कहलाता है, कर्नाटक का मंगलौर कहलाता है, केरल का मालाबार कहलाता है। बोलो ठीक है। हाँ। पश्चिम बंगाल के तट का नाम है दीघा तट। पश्चिम बंगाल का तट क्या कहलाता है? दीघा तट। उड़ीसा का तट कहलाता है उत्कल तट। आंध्र प्रदेश का तट, हालांकि उड़ीसा आंध्र प्रदेश का मिला के होता है, लेकिन आप यहां लिख लीजिए ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये उत्तरी सरकार कहलाता है। और तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। ये सभी तट आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात क्लियर हो गई। ये क्या है? गुजरात का तट क्या कहलाता है? ये सबसे लंबी है, इसको खींच के देखो, बहुत लंबी तट रेखा है। ये क्या कहलाती है? काठियावाड़। महाराष्ट्र की इसकी एक कोंकण, शिवाजी, वीर शिवाजी का याद है ना, कोंकण का किला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक का क्या कहलाता है? यहां पर आपने पता कर लिया ना, मंगलौर। केरल का बोलो क्या कहलाता है? ये मालाबार। ठीक है, तमिलनाडु का क्या कहलाता है? अभी आपने देखा, कोरोमंडल कहलाता है। आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, उड़ीसा उत्कल, और पश्चिम बंगाल का तट दीघा तट कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका अभी आप नोट्स बना लीजिए। कल हम इस पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे पड़ोसी देशों के बारे में। तो कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आज आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है।